आते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की तरफ। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है वो साइकोडायनामिक्स से इन्फ्लुएंस्ड है। क्यों है? क्योंकि प्रोजेक्ट टेक्निक्स, पहली बात तो ये बहुत इनडायरेक्ट टेक्निक्स होती हैं। सेल्फ रिपोर्ट डायरेक्ट टेक्निक्स होती हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा कि सेल्फ रिपोर्ट जो है वो डायरेक्ट होती है, क्योंकि जो आपके सामने क्वेश्चन आता है उसको आप सामने सामने आंसर कर देते हैं, हर कोई पर्सन उसे देख सकता है। लेकिन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको कोई एक ऐसा कार्ड दिखाऊं या कोई एक इमेज दिखाऊं जिसे देखने के बाद मैं आपसे पूछूं इसमें आपको क्या दिख रहा है, पर आप उसमें कुछ भी बता सकते हैं, क्योंकि आपको जो नजर आएगा वो आप बताएंगे। इस तरीके की इल्यूजन वाली पिक्चर्स आपने बहुत सारी देखी होंगी, सोशल मीडिया पे भी कई बार तैर रही होती हैं कि ये पिक्चर में क्या दिख रहा है बताओ, तो वो पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए यूज होती हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स वही होती हैं। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जिस तरीके से इससे पूछे जाते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है वो हमारे अनकॉन्शियस मोटिव को निकालने के लिए यूज की जाती हैं, और ये यहाँ पे एक लेस स्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस यूज किया जाता है। जैसे क्वेश्चन पेपर में तो साफ दिख रहा है कि 30 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं, हमें इन्हें आंसर करना है। लेकिन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में जो चीजें आपको दिखाई जाती है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होती है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड होती है। आपके सामने क्लियर पिक्चर नहीं होगी। ओके, यहाँ पे पर्सन क्या होगा, उसके थ्रू अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करेगा, ड्राइव्स को रिफ्लेक्ट करेगा। और मेजर जो टेक्निक्स हैं उनमें सबसे पहले आता है रोरशा इंक ब्लॉट टेस्ट। काफी पॉपुलर है, काफी फेमस है, बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है ये। रोरशा इंक ब्लॉट टेस्ट में देयर आर 10 इंक ब्लॉट कार्ड्स होते हैं, और उन इंक ब्लॉट कार्ड्स पे क्या होता है, हर कार्ड पे देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स, और एक ब्लैंक कार्ड भी होता है लास्ट में। उस कार्ड पे कोई इस तरीके से कोई भी एक पिक्चर बनी होती है। एक्चुअली में हरमन रोरशा ने इस टेस्ट को बनाया कैसे था, उन्होंने एक पेपर पर इंक को थ्रो कर दिया था, और उसके बाद उस पिक्चर को उसको बीच में से फोल्ड कर दिया, मतलब करने के बाद एक तरफ थ्रो करने के बाद उसको फोल्ड करा, तो सेम इमेज दूसरी तरफ भी बन गई। अब इस तरह से क्या हुआ, इस तरीके से उन्होंने 10 कार्ड्स बनाए। ये मेरी पिक्चर इधर उधर सेम लग नहीं रही है, लेकिन हम जो है वो पिक्चर ऐसे ही बनी होती है। यहाँ पे 10 कार्ड स्टैंडर्ड कार्ड्स उन्हें बदल नहीं सकते। हम सोचे कि हम कार्ड्स बदल दें, अपने आप से बना दें, नहीं। इन्होंने जो 10 कार्ड्स बनाए हैं उन्हीं की हेल्प से जो है इंक ब्लॉट टेस्ट अप्लाई होता है। दीज ब्लॉट्स आर सिमेट्रिकल इन डिजाइन। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, सिमेट्री तो पढ़ी होगी आपने, छोटे क्लासेस में से टॉपिक आ जाता है। मतलब अगर ये ऐसे है तो इधर से भी ये ऐसे ही बनेगा, है ना। सिमेट्री मतलब एक लाइन के अराउंड जो इमेज इधर होती है वही उधर होती है, मिरर इमेज जिसे हम कहते हैं, तो वो सिमेट्रिकल होती हैं और स्पेसिफिक शेप होती है उनकी। द कार्ड्स आर शोन टू द क्लाइंट, दो फेसेस में दिखाए जाते हैं। पहले फेस को हम कहते हैं परफॉर्मेंस प्रॉपर। परफॉर्मेंस प्रॉपर में पर्सन को केवल ये बताना होता है कि वो क्या देख रहा है, और दूसरा स्टेप कहलाता है इंक्वायरी। ये दो स्टेप होते हैं इसके, परफॉर्मेंस प्रॉपर। परफॉर्मेंस प्रॉपर में पर्सन को सिर्फ बताना होता है व्हाट पर्सन सीज, और दूसरा होता है इंक्वायरी। इट्स नॉट एनक्वायरी, ओके। ये आई से शुरू होता है, ये भी बात मैं आपको बता दूं। इंक्वायरी में क्या होता है, पर्सन एक्सप्लेन्स अबाउट इट, वो डिटेल में बताता है कि उसने क्यों देखा, कैसे देखा, अबाउट इट। जब पर्सन ऐसा कुछ बताता है तो उसके बाद उसकी डिटेल रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, और कि उसने क्या देखा, क्यों देखा, सारे इंटरप्रिटेशंस बनाए जाते हैं। अब रोरशाइंक ब्लॉट टेस्ट के बारे में एक पर्सन से डिफरेंट कार्ड्स के बारे में डेटा लेने के बाद होता क्या है कि उसको एक स्टैंडर्ड आंसर्स से मैच कराया जाता है। मतलब जो हरमन रोरशा ने न केवल ये कार्ड्स बनाए, बल्कि जब टेस्ट बनाया तो एक डिस्क्रिप्टिव मैनुअल बनाया है, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो मैच करता है सिमिलर। देखिए अब पर्सन क्या आंसर देगा और उस मैनुअल में क्या आंसर्स हैं वो बहुत वेरी कर सकते हैं, तो हमें क्लोजेस्ट पे जाना होता है। इस डिटेल जो हमें पर्सन ने एक्सप्लेनेशन दिया है उसको लेकर उस मैनुअल से मैच करने की कोशिश करनी होती है, कहाँ से क्लोजेस्ट मैच कर रहे हैं। जिस भी पर्सनैलिटी का टाइप पर्सन का निकल कर आता है उसके बारे में उसका सोल्यूशन और आंसर हो जाता है। आते हैं थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसे टीएटी कहते हैं, जो कि मॉर्गन मुरे ने क्रिएट किया था। और ये इसमें 30 कार्ड्स होते हैं और पिक्चर्स होती हैं। इस जैसे हमने वहां पर जो हमने बात की थी रोरशा के टेस्ट में, वहां पे पिक्चर्स क्लियर नहीं थी, यहाँ पे पिक्चर्स क्लियर होती हैं और किसी सिचुएशन को एक डिस्क्राइब करते हुए स्टोरी बतानी होती है। मतलब एक कार्ड है हमारे पास जिसमें कोई लेडी है, वो स्टेशन पे खड़ी है, ठीक है, ट्रेन जा रही है, मान लीजिए प्लेटफॉर्म पर वो खड़ी है, उसके हाथ में बैग है, उसका चेहरा में उदास लग रहा है। अब आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उस स्टोरी में, कि उस लेडी को शायद ट्रेन से किसी चीज के लिए उतरी होगी लेकिन ट्रेन चली गई, या फिर वो कुछ भी स्टोरी हो सकती है ना उसके पीछे। अब ये आपका है कि आप क्या स्टोरी बनाते हैं, और उसमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी डिस्क्राइब करना होता है
कि वो पर्सन ने हमें क्या देखा, हमें क्यों देखा, क्या हुआ होगा, फ्यूचर में क्या हो सकता है। और इसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन कार्ड्स को यूज करके, उस स्टोरी के इंटरप्रिटेशन को यूज करके, बिल्कुल जैसे रोडशा में हमने बात की थी इसी तरीके से एक डिस्क्रिप्शन डिटेल पर पहुंचते हैं। ठीक। रोजनवेग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, रोजनवेग ने ये जो पिक्चर फ्रस्ट्रेशन दिया था, ये स्पेशली इस चीज के लिए बनाया गया था कि लोग किसी सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट कितना होते हैं। पर्सनालिटी के इस कंपोनेंट को मेजर करने के लिए उन्होंने पूरा टेस्ट बनाया था, जहां पर एक कार्ड होता है और वहां पे कोई फ्रस्ट्रेटिंग स्टोरी होती है। हमें ये बताना है कि उस सिचुएशन को देख के कि हम कितना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं सिचुएशन से, या फिर हम इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या निकालते हैं, हम होते तो क्या करते। सिंपल। तो एनालिसिस इन्वॉल्व्स the examination of subjects focus on the frustrated object or on protection of the frustrated person। वो जो सिचुएशन में पर्सन फ्रस्ट्रेट हो रहा है, अगर हम उसे खुद को वहां पे विजुलाइज कर रहे हैं तो हम खुद को वहां पे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो पर्सन जो है उसे हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से पर्सन को स्टोरी से कनेक्ट कराया जाता है और फ्रस्ट्रेशन के ही ऊपर, पर्सनैलिटी के सिर्फ एक पार्ट के ऊपर यहाँ पे स्टडी होती है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने लिखा आई लाइक टू, स्टेटमेंट इनकम्प्लीट होता है। ये अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट्स होते हैं। यहाँ पे पर्सन के अंदर से चीजें निकालने की कोशिश की जाती है। मैंने बहुत सिंपल लिया है और लाइक भी नहीं पूरा लिखा, ध्यान गलती हो गई। आई लाइक टू, तो आई लाइक टू में पर्सन क्या कर सकता है, कह सकता है कि आई लाइक टू स्टडी, आई लाइक टू टॉक टू यू, आई लाइक टू बी विद द पीपल, बी अराउंड द पीपल हु आर वेरी प्रोडक्टिव इन नेचर। तो देयर कुड बी एनीथिंग, लेकिन हर एक स्टेटमेंट से हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके के थॉट्स निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग तरीके का इंटरप्रिटेशन बन रहा है। अब ये तो बहुत सिंपल चीजें आप भी एनालाइज कर पा रहे होंगे कि जो खेलने की बात कर रहा है वो हम कहीं, हो सकता है किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा और हर अलग एज में इस स्टेटमेंट के अलग अलग मायने निकल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये तो मैंने बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल ले लिया है, हम उसको और थोड़ा सा ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें हम और पर्सन से डिग आउट करना चाहें। अच्छा, हम जैसा भी डिग आउट करना चाहेंगे वैसा स्टेटमेंट यहाँ पे हो सकता है। लेकिन सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट को भी कई सारे इसके आए हैं, सिन्हा ने एक टेस्ट बनाया है और बहुत सारे इसके हिंदी वर्जन हैं जिसमें सेंटेंस कंप्लीशन में प्रॉपर स्टेटमेंट दिए हैं। ये भी टेस्ट बहुत इजी होता है। जो पर्सन करेक्ट आंसर्स देता है उसको 2 मार्क्स मिलते हैं, जो इनकरेक्ट देता है 1 मिलते हैं, जो कोई आंसर ही नहीं देता जिसमें नेगेटिविटी, जिसमें कुछ लगता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, वहाँ 0 होता है। मतलब अगर हमें आंसर जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में नजर आ रहा है, पर्सन ने कुछ प्रोडक्टिव वे में बात की है अपने आंसर में, तो उसे 2 मार्क्स मिलते हैं। कुछ भी उसको लग रहा है कि नेगेटिव है तो 1 मिलते हैं, और हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो न्यूट्रल आंसर दे रहा है तो उसको 0 देते हैं। इस तरह से इसकी पूरी स्कोरिंग होती जाती है और स्कोरिंग के बेस पर ही हम बताते हैं कि पर्सन का पर्सनैलिटी टाइप क्या है। तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट बहुत इजी है। इसमें इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए जाते हैं और सब्जेक्ट से पूछा जाता है कि उसे कंप्लीट करके दिखाओ। इसकी हेल्प से बहुत सारी चीजों के बारे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दीज आर जस्ट टू नेम अ फ्यू, पर बहुत सारे हो सकते हैं। ड्रॉ पर्सन टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ड्रॉ पर्सन टेस्ट जो है वो किसी भी पर्सन के इंटरनल, उसके मन में क्या थॉट्स हो सकते हैं दूसरी चीजों को लेकर, इस बारे में ये टेस्ट होता है। सब्जेक्ट से कहा जाता है कि एक शीट ऑफ पेपर पे किसी पर्सन को ड्रॉ करो और फिर दूसरा पर्सन ऑपोजिट सेक्स का ड्रॉ करो। मतलब अगर उसने फीमेल को बनाया है तो वो मेल बनाएगा, मेल बनाया तो फीमेल बनाया है। अब उसने जिस तरीके से ड्रॉइंग करी है वहां पे किस क्या क्या करा है, मतलब फेशियल फीचर्स को गायब कर दिया है, उसके अगर चेहरे को दिखाया है तो कैसा दिखाया है, बालों को दिखाया है तो कैसा दिखाया है। यहाँ पे ड्राइंग ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये ड्राइंग वाला जो कंपोनेंट है इस टेस्ट को खराब करने में पूरा रोल प्ले कर देता है। मतलब अगर किसी पर्सन की इंटेंशन तो नहीं थी कि वो उसका चेहरा इतना सैड बनाए, लेकिन उसकी ड्राइंग इतनी पुअर है कि उसने चेहरा ऐसा बना दिया कि सैड ही लग रहा है, तो यहाँ से रिजल्ट थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, लेकिन इसकी हेल्प से बहुत सारी चीजों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्रॉ पर्सन टेस्ट उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है कि जैसे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट मैंने बोला कि मैं आपके ऊपर एक स्टेटमेंट दे रही हूँ और कुछ आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। ड्रॉ पर्सन टेस्ट की हेल्प, मतलब इसमें एक पीछे से बैकग्राउंड होता है। ड्रॉ पर्सन टेस्ट में एक प्रॉपर सिनेरियो स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना होता है, काइंड ऑफ एक आंसर्स जो होते हैं वो उस तरीके से फॉलो होते हैं कि ऐसा करा गया है तो ऐसा पर्सनैलिटी होगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है और ये साइकोलॉजिस्ट ही अपने लेवल पर इसको एडमिनिस्टर कर पाते हैं। और जो स्टिमुलाई होते हैं वो रिलेटिवली अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, पर्सन को करेक्ट एंड करेक्ट रिस्पॉन्सेज भी इन्फॉर्म किए जाते हैं।